हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बेसिक प्रिंसिपल्स। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी और उसमें से आपको ये पता चला होगा कि हमने पहले किन किन टॉपिक्स में बात करी है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें वो है बेसिक प्रिंसिपल्स। तो हम शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्पीक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर एक्चुअली रियलाइज्ड. For example, sale or profit on sale will be taken into account only when money is realized, that is, either cash is received or legal ownership is transferred. इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करी जाएगी जब या तो उससे आने वाले जो ट्रांजैक्शन के पैसे हैं वो आ जाएंगे या फिर ओनर की टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि जो दूसरा पर्सन है वो लीगली ओनर बन जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट. इट इज़ रेफर्ड टू एज मैचिंग कॉन्सेप्ट of expenses against income. It means that all incomes and expenses relating to the financial period to which the accounts relate should be taken in account without regard to the date of receipt or payment. मैचिंग कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस फाइनेंशियल पीरियड से रिलेटेड उन्हें हमें अकाउंट में यानी कि उनकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए उस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे जिस पर वो हुए हैं, ना कि उस दिन जिस दिन हमें पैसे आएंगे। इसको हम बेहतर समझ सकते हैं क्रेडिट परचेज से, यानी कि हमने जिस दिन सामान उधार पे ख़रीदा था हम उसी दिन अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं, ना कि उस दिन जिस दिन हम पैसे देंगे। सेम केस हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट का सेल के लिए भी बनता है। जो हम सेल उधारी पे करते हैं जिसके पैसे अभी रिसिपिएंट से नहीं आए हैं, तब भी हम सेल बुक करते हैं। जिस दिन वो पैसे देता है उस दिन उसकी उस डेटर को हम सेट ऑफ करते हैं, ना कि उस दिन सेल बुक करते हैं। सेल बुक उसी दिन होगी जिस दिन हमारी बुक्स में से स्टॉक जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. As per this concept, all significant information must be disclosed. Accounting data should be properly clarified, summarized, aggregated, and explained for the purpose of presenting the financial statements which are useful for the user of accounting information. Practically, this principle emphasizes on the materiality, objectivity, and consistency of accounting data, which should disclose the true and fair view of the state of affairs of a firm. फुल डिस्क्लोजर, जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है, पूरी की पूरी डिस्क्लोज करनी चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन की ट्रू एंड फेयर डिटेल्स आपको अपनी बुक्स में मेंशन करनी चाहिए, जिससे आगे बिजनेस को भी, प्रोप्राइटर को भी, शेयर होल्डर्स को, ऑडिटर्स को, जिस किसी को भी उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स चाहिए वो उससे पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकें और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प हो। सब चीज़ों के लिए आपको जो उस ट्रांजैक्शन या उस अकाउंटिंग पीरियड का पूरा डाटा है उसे फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए, कोई भी उसमें हिडन चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है डुअलिटी कॉन्सेप्ट. According to this concept, every transaction has two aspects, that is, the benefit receiving aspect and the benefit giving aspect. These two aspects are to be recorded in the books of accounts. इसका मतलब ये है कि जैसा कि हमने अभी मेरी पिछली वीडियो में पढ़ा है कि डेबिट और क्रेडिट दो होते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बिजनेस में भी हर चीज़ के दो बेनिफिट होते हैं, एक वो जो बेनिफिट दे रहा है, एक वो जो बेनिफिट ले रहा है। जैसे कि मानिए कि हमने कहीं से कोई सामान परचेज़ करा तो हमारे पास जो है स्टॉक आ रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो जिसको बेनिफिट मिला वो है स्टॉक क्योंकि हमारा स्टॉक बढ़ गया, और जिसको बेनिफिट देना पड़ा वो है कैश क्योंकि हमारा कैश अब कम हो गया। ऐसे ही सेल के टाइम पे होता है कि सेल से हमें पैसे आए और हमारा स्टॉक कम हो गया, तो हमारे स्टॉक से जो गया वो है बेनिफिशियरी गिविंग, और जिसको हमें कैश मिला तो कैश हो जाएगा बेनिफिशियरी रिसीविंग। अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट. इसका मतलब ये है कि अंडर दिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग डाटा मस्ट बी वेरीफाइड. In other words, documentary evidence of transaction must be made which are capable of verification by an independent respect. In the absence of such verification, the data available
will neither be reliable nor be dependable. That is, these should be biased data, verifiable and objectively express dependability, reliability, and trustworthiness that are very useful for the purpose of displaying the accounting data and information to the users. इसका मतलब ये है कि आप जो एविडेंस अपने ऑडिटर को या फिर अकाउंटिंग बुक्स के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लगाएंगे उस ट्रांजैक्शन को ये दिखाने के लिए कि वो सच में हुई थी, या जैसे कि लोग बिल के साथ कॉपी लगाते हैं या कैश ट्रांजैक्शन के लिए पर्ची बनाते हैं, ये बिल्कुल वही है। आपको अपने ट्रांजैक्शन के होने या ना होने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो वेरीफाइएबल हो, यानी कि जिसकी कोई मान्यता हो। आपके पास फेक एविडेंस नहीं होने चाहिए। प्लस जो आप एविडेंस लगाएं वो इन रिस्पेक्ट विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इन रिस्पेक्ट विद द प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग पीरियड ही होना चाहिए। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। Business transactions are always recorded at the actual cost at which they are actually undertaken. The basic advantage is that it avoids an arbitrary value being attached to the transactions. Whenever an asset is bought, it is recorded at its actual cost, and the same is used as the basis of all subsequent accounting purposes, such as charging depreciation on the use of asset. For example, if a production equipment is brought for 1.5 crores, the asset will be shown at the same value in the future periods when disclosing the original cost. It will obviously be reduced by the amount of depreciation, which will be calculated with reference to the actual cost. The actual value of the equipment may rise or fall subsequent to the purchase, but that is considered irrelevant for the accounting purpose as per the historical cost concept. The limitation of this concept is that the balance sheet does not show the market value of the asset owned by the business, and accordingly the owner's equity will not reflect the real value. However, on the ongoing basis, the assets are shown at the historical cost as reduced by the depreciation. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने कोई एसेट जो है 1.5 करोड़ का ख़रीदा था, वो बुक्स में 1.5 करोड़ का ही दिखेगा, प्लस उस पर हम जो है डेप्रिसिएशन जब घटा देंगे तो उसकी वैल्यू आती रहेगी। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपकी मार्केट वैल्यू उस एसेट की बढ़ गई है, तो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट उसे नहीं दिखाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है लैंड सीपी। मान लीजिए आप दिल्ली में कैनॉट प्लेस में कोई दुकान खरीद के बैठे थे 10 साल पहले। 10 साल पहले उस दुकान की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली अब तक उसकी वैल्यू 10% डेप्रिशिएट करते करते मान लीजिए कि ख़त्म हो गई। तो आज की डेट में जो उस लैंड की वैल्यू है वो लगभग नील है। लेकिन मार्केट वैल्यू जो उस प्रॉपर्टी की पहले 1 लाख थी या 1 करोड़ रुपए थी, आज वो बढ़ के 10 करोड़ हो गई है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की सबसे बड़ी नाकामयाबी ही यही है कि मान लीजिए वो जो लैंड था जो 10 साल पहले किसी ने ख़रीदा था कैनॉट प्लेस में, वो 1 लाख का ख़रीदा था, वो डेप्रिशिएट होते होते आज बुक्स में 1 रुपये का रह गया है। और अगर वो उस एसेट को बेचने जाएगा तो आप देखिए कि कैनॉट प्लेस में जो शॉप्स वगैरह हैं वो कितनी महंगी महंगी हैं। वो 1 1 लाख की खरीदी हुई शॉप जो है 10 10 लाख की हो गई हैं, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है उनकी। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट उनको अभी भी एसेट को डेप्रिशिएट करके नेग्लिजिबल वैल्यू तक ही दिखा रहा है, मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट उनको नहीं दिखा रहा है, यानी कि उनकी मार्केट वैल्यू जो आज बहुत बढ़ चुकी है उस लैंड की, वो नहीं दिखाता है। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि जैसा कि आप जानते हैं कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और बैलेंस शीट की तरफ भी दो साइड होती हैं, एसेट एंड लाइबिलिटीज़। तो इधर वही दर्शाया गया है कि एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस प्लस एसेट्स इज इक्वल टू रेवेन्यूज प्लस गेन्स प्लस लाइबिलिटीज़। अब आप मान लीजिए कि एक्सपेंसेस को आपने रेवेन्यूज से सेट ऑफ कर दिया और लॉस को आपने गेन से सेट ऑफ कर दिया, तो फाइनल डेफिनेशन आपके पास आती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइबिलिटीज़ में कि शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है,
और जो बाहर के लोगों से पैसे लिए गए होते हैं उस एसेट को बनाने के लिए या उस बिज़नेस को चलाने के लिए, उसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारी बनती है वो है एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं।